नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 8 तक समाप्त किया था। अब आगे पाठ 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। चलिए, सजीव की कौन कौन सी विशेषताएं और आवास, उनके रहने के कौन कौन से स्थान है, उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। पहली और भुजो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छद पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे। उनके मैदानी क्षेत्र में वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न है। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊँट का उष्ण मरुस्थल भी घूमे। अब कहाँ गए थे घूमने के लिए? वो गंगा स्थान गए थे, जहाँ पे हिमालय में पर्वत श्रृंखला है, फिर पर्वतारोही जहाँ पे बहुत ठंड होती है, फिर ओक, चीड़ और देवदार के मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके के क्या वृक्ष देखे थे। अब आगे यहाँ से उन्होंने नागफली के अनेक प्रकार के पौधे एकत्रित किए। अंत में वे पुरी गए। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ से केजुराई ना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लास संपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। कुछ बहुत ठंडे हैं तो कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। मतलब क्या है, कहीं पे क्या होता है ज़्यादा ठंडी है तो कहीं पे क्या होता है गर्मी है, तो कहीं पे गर्मी ठंडी, तो इस तरीके का उनको वहाँ पे वातावरण लगा। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थी। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जा सकता। भुजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया और घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें से कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नज़र आई। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो। पहली ने दूसरे दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो मतलब वो ऐसे स्थान के बारे में सोच रहे थे कि जहाँ पर कोई भी मतलब जीव न रहता हो। तो उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, तो उनको ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर कोई जीव हमें देखने को न मिले। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सजीव एवं उनका परिवेश। पहली एवं भुजो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किसी प्रकार का जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल के ऊँट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक देखे थे। पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की कुछ मछलियाँ थीं। मछुआरों पकड़ रहे थे, साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों में के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। और इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था? तो उन्होंने अलग अलग स्थान देखा कि जैसे कहाँ पर उन्होंने, जैसे कि राजस्थान में ऊँट देखा, उसके बाद में जब वो पर्वत पर गए तो उन्होंने बकरी और याक देखा, समुद्र किनारे पर कुछ केकड़े, छोटी छोटी चींटियाँ, तो उन्होंने अलग अलग जगह पर देखा था। तो उनको ये पता चला कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न है। चलिए अब आगे हमारे पास है क्रियाकलाप एक। चलिए हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। क्रियाकलाप एक, आइए एक वन
से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम में लिखिए। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाली वस्तुएं, जंतुओं एवं पौधे के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्ययन में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में भी विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधे के नाम लिखें। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग जगह से जानकारी प्राप्त करनी है ना। अब आगे अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तु व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हो। संभवतः ये पौधे के भाग में, जैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे कि हड्डियां, हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़ें भी मिलती है। अध्ययन 5 में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्र जल में लवण घुले हुए हैं और इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्ययन को पूरा करेंगे 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए 9.2 आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला है? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले हैं? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको ये प्रतीत होता है कि दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग अलग प्रकार के? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेशन? समुद्र में जंतु तथा पौधे में लवणीय जल खारे पानी में रहते तथा श्वसन के लिए में जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल के दिन में बहुत गर्म या ठंडा हो जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो मरुस्थल में क्या होती है, जो जल की मात्रा होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ पे क्या गर्म, दिन में पूरा गर्म वातावरण रहता है और रात में क्या हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो श्वसन के लिए आसपास की वायु का ही उपयोग करते हैं। जो वातावरण में वायु रहती है उसका उपयोग करते हैं। देखिए अब आगे, समुद्र तथा मरुस्थल में भिन्न प्रकार के परिवेशन और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेशन मरुस्थल तथा समुद्र के दो जंतुओं ऊँट तथा मछली प्रेक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना और उससे मरुस्थलीय परिस्थितियों। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि वन में रहने वाले, पर्वत क्षेत्र में रहने वाले, मरुस्थलीय, समुद्र तथा अन्य स्थान पे रहने वाले पौधे और जंतु। चलिए अब हम आगे देखते हैं। में रहने योग्य बनती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। मतलब क्या हो जाता है कि उनके पैर क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी, मतलब कि उनको गर्मी जो लगती है उससे दूर रहता है। उनके मूत्रोत्सर्जन का मात्रा बहुत कम होती है, मल शुक्ल होता है, उन्हें पसीना सफेद भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का हास्य बहुत कम होता है। इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो बिना पानी के भी वो अनेक दिनों तक रह सकते हैं। चलिए भिन्न प्रकार की मछलियाँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है चित्र में, भिन्न प्रकार की मतलब अलग अलग प्रकार की मछलियाँ जो मछली घर में
हमें देखने को मिलती है। आइए भिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ चित्र 9.3 में दर्शाए गए, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इतनी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है और इन सभी का शरीर धारा रेखीय होती है, जिसकी चर्चा हम अध्ययन 8 में कर चुके हैं। इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है और ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। हमने अध्ययन 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के क्लोम होते हैं, जल में श्वसन लेने में सहायता करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो इसकी पूंछ होती है, पंख एवं पूंछ के अंदर चपटी होती है, जो इन्हें जल के अंदर रहने में और दिशा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, कि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, इसके लिए सहायता करते हैं। और उसके बाद में गिल मतलब क्लोम, जैसे कि जल में सांस लेने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है ना। चलिए अब आगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है, अनुकूल रखती है। विभिन्न जंतुओं के विभिन्न परिवेश की प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। मतलब कि अनुकूलन रहना कि मतलब उनकी जो संरचनाएं होती है, उनका आकार दिया जाता है तो किस तरीके से कहाँ पे योग्य हो सकते हैं। जैसे कि पौधे और जंतु तो अनुकूलन बनाती है, मतलब कि उनके परिवेश में रहने के लिए योग्य हो सके। तो विभिन्न जंतुओं की भिन्न परिवेश हो सकते हैं, रहने के लिए अलग अलग जगह हो सकती है उनके आकार के अनुसार। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, मतलब कि एक ही आवास में संयुक्त रूप से वो रह सकते हैं। चलिए आगे। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जिसे जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। देखिए जलीय आवास, तो जलीय आवास में जैसे क्या हो सकता है कि जैसे कि जलाशय हो सकता है, दलदल हो सकता है, झील, नदी, समुद्र, तो ये जल में रहने वाले जंतु और पौधों के लिए आवास है। उसके बाद में स्थलीय, स्थलीय मतलब कि स्थल पे रहने वाले, जगह पे रहने वाले, जैसे कि वन, घास, मैदान, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र, तो ये स्थल है, एक एक जगह के नाम हमें बताए गए हैं। अब देखिए जैव घटक, अजैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु जो जैव घटक कहलाते हैं। जैव घटक किसे कहते हैं? जो आवास में पाए जा सकते हैं। आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु को जैव घटक कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल,
जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। जो निर्जीव जैसे चट्टान हो गई, वायु हो गया, जल, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, अजैव घटक में आते हैं। सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। जैसे सूर्य प्रकाश हो गया, चट्टान, मिट्टी, जल, वायु, तो ये निर्जीव है, तो इसे हम अजैव घटक कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते। आइए बीज एवं अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। चलिए